पिछले हफ्ते हमारी पॉडकास्ट पे मन्नू एस पिल्लाई आए थे, तो हमारे कुछ दोस्तों ने शिकायत की कि इतनी बेहतरीन पॉडकास्ट, इतना बेहतरीन मुकालमा, हम भी इससे कुछ सीखना चाहते थे, पर आपने गुफ्तगू अंग्रेज़ी में की। तो मैंने आप लोगों की शिकायतें सुन ली हैं। पता नहीं क्यों मैं इस तरह बात कर रहा हूँ जैसा कोई पुराना वीटीवी का शो हो, पर मुझे लगा कि काफ़ी लोग इससे सीखना चाह रहे हैं। मन्नू एस पिल्लाई का बेहतरीन मुकालमा, गन्स, गॉड्स एंड मिशनरीज, द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न हिंदू आइडेंटिटी। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही एक बुक डिस्कशन कर लूँ। सोच होगी मन्नू एस पिल्लाई की, आवाज़ होगी शदाद ख़यास की। नॉर्मल हो जाते हैं। बुक क्लब, आज हम डिस्कस करेंगे मन्नू एस पिल्लाई की नई बुक। जो लोग नई हमारी बुक क्लब की वीडियोस देख रहे हैं, हम कहते हैं इन वीडियोस को बुक रिव्यू हैं, बट वो कभी बुक रिव्यू होते नहीं है, बुक डिस्कशंस होते हैं। बुक बहुत अच्छी है। अगर कोई रिव्यू चाहता है कि मन्नू एस पिल्लाई की, मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, क्योंकि लेट्स से अली उस्मान कासमी साहब हैं, बहुत ज़्यादा एकेडमिक फिगर है। फिर मेरे फेवरेट राइटर है मोहम्मद हनीफ, जिनकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है। तो मन्नू एस पिल्लाई कहीं ना कहीं अपनी राइटिंग में ना ये दोनों चीज़ें कंबाइन कर देते हैं। तो बुक शुरू भी एक कहानी से होती है कि जिस तरह फिक्शनल वर्ल्ड में आपको एक कहानी के थ्रू वर्ल्ड सेटिंग की जाती है, तो कोई एक एकेडमिक बुक होती तो वो एकेडमिकली अपनी हाइपोथेसिस सेट करती है। एक पीएचडी पेपर में जिस तरह से थोड़ी क्लंकी सी राइटिंग होती है, बुक एक कहानी से शुरू होती है, उससे वर्ल्ड बिल्डिंग होती है। 1902 में जो जयपुर के महाराजा हैं, वो किंग एडवर्ड द सेवन्थ की कॉरोनेशन पे उनको इंग्लैंड जाना था। अब मसला ये है कि उनका जो धर्म है ये उसके ख़िलाफ़ है, उनको समंदर पार करना पड़ेगा। तो उन्होंने वहाँ के जो सारे रिलीजियस लोग थे उनको जमा किया और कहा कि भाई अब इस मसले को सॉल्व करो। तो एक पॉलिटिकल गोल है कि भाई बादशाह की कॉरोनेशन पे नहीं गए तो मसला हो जाएगा, लेकिन वो रिलीजियस बिलीफ से क्लैश कर रहा है। तो मज़हब के अंदर गुंजाइश निकाली जाए इस तरह से कि आपके जो पॉलिटिकल गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं, आपका मज़हब भी ना जाए और एक नैरेटिव भी उससे बन जाए। वहाँ के ब्राह्मणों ने उनको एक तजवीज़ दी कि आप श्री गोपाल जी की मूर्ति को ले जाएं और आप उनके भक्त हैं तो आप उनके पीछे जाएंगे। पूरा प्यूरिफिकेशन हुई, पानी बहुत ज़्यादा रखा कश्ती के अंदर कि ऐसा ना हो कि इनको बरतानिया का पानी पीना पड़े। तो ये इस तरह से वहाँ गए तो बादशाह की तबीयत ख़राब हो गई। तो इन्होंने श्री गोपाल जी से दुआ की, प्रार्थना की कि भाई वो ठीक हो जाए। तो वो ठीक हो गए। तो अब ये कहानी भी मिल गई कि श्री गोपाल जी ने वहाँ पर जाकर किंग एडवर्ड की तबीयत ठीक कर दी। अब ये भी वापस आकर आप रिलीजियस बिलीफ बेच सकते हैं अपनी आवाम को। तो आपके जो लीडर हैं, जो आपके पॉलिटिकल लीडर हैं, उनकी आवाम में मकबूलियत भी कम नहीं हुई, उनका जो मजहबी रुतबा है वो भी कम नहीं हुआ, जो पॉलिटिकल गोल है वो भी अचीव हो गया। तो अब ये वर्ल्ड सेट कर देता है आपके लिए कि किस तरह से हम तारीख़ को अब, क्योंकि मज़हब और मज़हब की बुनियाद पे जो तफरीक की जा रही है वो काफ़ी एक सेंट्रल नैरेटिव है सियासत का, इंडिया पाकिस्तान दोनों में। तो हम कहीं ना कहीं यही आइडियाज़ पास्ट पे भी प्रोजेक्ट करते हैं। पास्ट में आप जाकर देखेंगे कि जो भी लीडर्स थे, जो भी सियासतदान थे, जो भी महाराजा थे, वो कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स हैं। तारीख़ के हर इंसान कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स होते हैं, उसको आप एक नीट बॉक्स में, स्क्वायर में, बाइनरी में बंद नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से यही चीज़ ये किताब काफ़ी खूबसूरती से करती है कि जो इन हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स की कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको पॉलिटिकल गोल्स के लिए आजकल इस्तेमाल किया जाता है, उससे हटकर। इसीलिए एकेडमिक काम पढ़ना ज़रूरी है, ना कि इस तरह का काम जो अपने एजेंडा के लिए तारीख़ को इस्तेमाल करते हैं, कि तारीख़ के एक फ़िगर को उठाएंगे और जो उनका फ़लसफ़ा है उसमें जो बैठ रहा है उसका वो वाला पार्ट निकाल कर उसको उस तरह से पेंट करके एक सिंपलिस्टिक रिडक्शनिस्ट डब्बे में उसकी पूरी सियासत, उसकी पूरी ज़िंदगी को डालकर अपना सियासी मकासद हासिल करते हैं। जब आप मन्नू एस पिल्लाई जैसी लोगों की किताबें पढ़ें तो आपको फिर नज़र आता है कि तारीख़ कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर तो आप लोगों को लगता है कि मजहबी आइडेंटिटी एक मोनोलिथिक आइडेंटिटी है, तो शायद इसी तरह कहीं ना कहीं बरतानवी कॉलोनाइज़र जो आए थे, जिन्होंने कोशिश की समझने की कि भाई अब जो यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, बज़ाहिर तो उनको लगा कि ये शैतान की पूजा करते हैं, क्योंकि उनकी जो वर्ल्ड व्यू था क्रिश्चियन मिशनरीज़ का कि भाई एक तरफ खुदा है और जो चीज़ खुदा नहीं है वो शैतान है। तो जब वो आए इंडिया में तो उन्होंने देखा कि ये मल्टीपल गॉड्स हैं और उनके अवतार हैं, मूर्तियां हैं। तो उनके जहन में ये था कि ये यकीनन शैतानों की पूजा कर रहे हैं, मॉन्स्टर्स की पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं रिड्यूस किया मोनोलिथिक आइडेंटिटीज़ में। मोनोलिथिक मतलब यकसा,
कि एक ही जैसी आइडेंटिटी है, हिंदू होने का मतलब एक ही है, मुसलमान होने का मतलब ये एक ही है। ये जब हमने सोमनाथा पे रोमिला थापड़ की किताब है वो भी जब डिस्कस की थी तो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एक आपको ट्रांसलेशन दिखाई थी कि ओरिजिनल जो टर्को पर्शियन अरेबिक टेक्स्ट हैं उसमें लिखा हुआ था कि एक्सपीडिशन पे मोहम्मद गजनवी गए, बट एलियट और डॉसन जो ब्रिटिश राइटर्स थे उन्होंने जब उस तारीख को ट्रांसलेट किया तो एक्सपीडिशन का जो लफ्ज़ है वो अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन, जो एक्सपीडिशन का ओरिजिनल टर्को पर्शियन लफ्ज़ है वो अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन में होली वॉर बन गया, क्योंकि भाई उनके नज़र से अगर महमूद गजनवी कहीं भी जा रहे हैं तो वो जिहाद करने जा रहे होंगे ना, क्योंकि वो तो मुसलमान हैं। तो इस तरह की तारीख जो लिखी गई है, जो एक पर्टिकुलर लेंस से एक पर्टिकुलर अवाम, एक पर्टिकुलर ऑडियंस से एक पर्टिकुलर रिएक्शन अवोक करने के लिए उस तरह की तारीख को अनपैक करके हमें अपनी असल तारीख देखनी पड़ेगी और जो वेरीड पर्सपेक्टिव्स हैं वो देखने और समझने पड़ेंगे। रंजीत सिंह की फ़ौज में मुसलमान लोग थे, मोहम्मद बिन कासिम के एडवाइज़र्स थे जो ब्राह्मण थे। जब मनु एसपिलाई पॉडकास्ट पे आए तो उन्होंने जिक्र किया कि टीपू सुल्तान जब कहीं जंग करने जाते थे तो मज़हब का इस्तेमाल करते थे, टेम्पल्स भी तोड़ते थे, लोगों को ना राइल अप करने के लिए वो इस्लामिक लैंग्वेज, जिहाद इस तरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन मैसूर में उनके एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदूज़ एम्प्लॉयड भी थे, वहाँ पे वो नहीं टेम्पल्स तोड़ रहे थे। तो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो पॉलिटिकल गोल्स के लिए कभी कभी मज़हब को इस्तेमाल करते हैं और उसी में कुछ उनके बयानिए होते हैं। सिर्फ आप एक लाइन लेकर, ये मैंने देखा है बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे कि किसी शख्स ने एक लाइन बोली हो कभी, उसको लेकर आप उसको पूरी की पूरी उसकी पर्सनैलिटी बना देते हैं। जिस तरह आजकल ट्विटर पे होता है कि किसी का एक ट्वीट ले लिया, अब उस इंसान की सारी जो एग्जिस्टेंस है वो 144 कैरेक्टर्स में आपने रिड्यूस कर दी। इसी तरह है कि एक कोट लेकर एक इंसान का पूरा नक्शा खींच लेना कि यही था, यही सोचता था और इसी वजह से करता था। और इससे भी इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट चीज़ है कि भाई कोड भी ना लो, बस उसकी आइडेंटिटी ले लो। ये मुसलमान था तो यकीनन इसने इसीलिए किया होगा जो किया है। तारीख़ हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होती है। हिंदू महाराजाओं ने भी मंदिर तोड़े, मुसलमान महाराजाओं ने भी टेम्पल जो हैं उनको पेट्रनेज दी, उनको पैसे दिए। टीपू सुल्तान के बारे में मनु एसपिलाई लिखते हैं कि मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए ख़ासतौर बना रहा हूँ जो पॉडकास्ट नहीं सुन सके थे, तो जो अंग्रेज़ी ज़बान में लिखा है मनु एसपिलाई ने, मैं उसकी ट्रांसलेशन करूँगा। अगर 19-20 हो जाए तो माजरत, कि भाई टीपू सुल्तान अपने जो होम प्रोविंसेस थे वहाँ पेट्रन थे ऑफ श्राइन्स, ठीक, वो पैसे देते थे, हिंदू स्पिरिचुअल हेड्स को ऑनर करते थे, उनकी इज़्ज़त करते थे। टेम्पल राइट्स जो हैं वो अपने नाम में उधर परफॉर्म होते थे। पर जब उन्होंने केरला को इन्वेड किया जो नेक्स्ट डोर था, तो उसी इंसान ने वायलेंट रेट्रिक, वायलेंट ज़बान का इस्तेमाल किया, मूर्तियाँ तोड़ी और एक टेरर बनकर सामने आए। वही बातें जो मैं आपको कह रहा हूँ। ये दूसरी तरफ भी आपको नज़र आता है कि जो शिवाजी हैं वो एक हिंदू वॉरियर की तरह अब उनको याद किया जाता है। उनके वालिद जो हैं वो शाह शरीफ, एक मुसलमान सेंट जो हैं, उन पर उनके वालिद का नाम रखा गया। जो एक इस वक्त ग्लोरीफाइड हिंदू वॉरियर हैं शिवाजी, उनके वालिद का नाम एक मुसलमान सेंट शाह शरीफ के ऊपर रखा गया था। तो ये इंटरैक्शंस जो हैं मज़हब के और आइडेंटिटी फॉर्मेशन जो है, ये किस तरह से तारीख में होती आ रही है, जिस तरह बुक आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगी। Great Hindutva hero and the great Hindu hero of the 17th century, Chhatrapati Shivaji in Maharashtra, he did conceptualize his sovereignty in very Hindu terms and against Islamic rulers. That's very clear in his court poetry, etc. But when his father was named after a Sufi saint. Muslim Sufi, right? Because his grandparents were children, they went to multiple gods, multiple temples, did multiple vows. It was finally by going to Shah Sharif that they apparently had these two sons. So they said, okay, this is the god, this is the person, this is the holy man who has blessed us. तो जिस तरह हिंदू एक मोनोलिथिक आइडेंटिटी नहीं है, एक सिंगुलर आइडेंटिटी नहीं है, उसी तरह मुसलमान भी एक सिंगुलर मोनोलिथिक आइडेंटिटी नहीं है। अब जो एक थ्योरी चल रही है कि भाई एक इंडिया था, फिर इस्लामिक इन्वेडर आए, उन्होंने आके सबको मारा और फिर अब हम इंडिया वापस ले रहे हैं, ऐसा है नहीं। इंडिया भी कोई एक जगह नहीं है, एक बहुत डाइवर्स एरिया है। मनु एसपिलाई बताते हैं कि जिस तरह केरला है, केरला में मुसलमान जंग कर कर नहीं आए, वो आए थ्रू एम्बसीज ऑफ कॉमर्स, ट्रेड कर कर आए। तो केरला का जो एक्सपीरियंस है या जो उनका इंटरेक्शन है विद इस्लाम, विद मुस्लिम्स, वो बहुत अलग है कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। इसीलिए वहाँ वो जैसे और मज़ाहिब थे उसी तरह ब्लेंड इन हो गए, एक फ्लूइड
सोसाइटी का हिस्सा हो गए, दोनों ने एक दूसरे को अफेक्ट भी किया, थोड़े उनके रिचुअल्स उधर गए, उनके रिचुअल्स उधर गए, ऑर्गेनिकली एक चीज़ हुई। बुक में एक बहुत अच्छी लाइन है, अगर पहला चैप्टर अब हम डिस्कस करें, मॉन्स्टर्स एंड मिशनरीज, उसमें कहते हैं कि यूरोपियंस स्टैम्प्ड द लैंड बिफोर इवन द मुगल्स। When Vasco da Gama and his crew arrived, Akbar's grandfather was still a teenager in Uzbekistan, decades away from conquering Delhi. मकसद ये अंग्रेज़ी में पढ़ने का ये था कि भाई जो लोग लिख रहे हैं, जो तारीख़ लिखते हैं, आप लोग सीखें। ये बड़ा आसान होता मन्नू एस पिल्लाई के लिए, और मेरे ख्याल से कोई अगर कॉलेज का स्टूडेंट एकेडमिकली लिख रहा होता वो भी इसी तरह लिखता कि भाई वास्को डी गामा आया सेंचुरी बिफोर अकबर, 100 years बिफोर अकबर, या उसका टाइमलाइन बता देता। लेकिन कितनी खूबसूरती से मन्नू एस पिल्लाई ने लिखा कि जब अकबर के दादा उज़्बेकिस्तान की गलियों में फिर रहे थे, तो वो एक इमेज आ गई आपके जहन में, तो आपको टाइम में भी प्लेस कर दिया कि यार ये इस वक्त हुआ था, ये इतना दूर था मुग़ल्स के आने से। लेकिन सिर्फ आपको साल नहीं बताए, एक इमेजरी भी एवोक की। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो इनका स्टोरी टेलिंग का स्टाइल है वो इनके काम को बहुत ज़्यादा रीडेबल बना देता है। जो पहले चैप्टर में अच्छा जिक्र है एक इंसान का, वो हैं बार्थोलोमस ज़ीगनबाख। ये मैंने उनके पॉडकास्ट में भी जोक किया था, साउंड्स लाइक व्हाट J.K. राउलिंग वुड नेम द ओनली जर्मन स्टूडेंट एट हॉगवर्ट्स। इनका इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने जेन्युइन कोशिश की। इन्होंने नहीं बोला सब शैतान हैं, सब पागल हैं। इन्होंने बोला भाई समझें तो क्या मज़हब है, इनके क्या बिलीव्स हैं, इनका क्या मॉरल कोड है। तो उन्होंने वो लिख कर जब वापस भेजा तो उनको ये जवाब दिया गया कि भाई आपको भेजा था इंडिया में, हिंदुस्तान में क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए, आपको इसलिए नहीं भेजा गया था कि आप पेगनिज़म जो है या जो इनका मज़हब है वो वापस हमारे मुल्कों में फैलाएं। जो बुक की सेंट्रल थीम है वो आइडेंटिटी फॉर्मेशन के अराउंड ही है। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बरतानवी राइटर जो हैं चार्ल्स ग्रांट, उन्होंने पहली दफ़ा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम थे, उन्होंने पहली दफ़ा हिंदुज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो अब इसकी एक सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि भाई हिंदुज़म तो इन्वेंट ही ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ने किया, कि यहाँ पर हिंदुज़म थोड़ी था, ये तो चार्ल्स ग्रांट ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। लेकिन इसमें मन्नू एस पिल्लाई की एक अच्छी आर्ग्यूमेंट है कि भाई एक जनरल सेंस था, इसी वजह से ये लफ्ज़ अडॉप्ट हो गया। जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, ठीक है किसी हिंदू को शायद उस तरह से शनाख्त के तौर पे, मज़हबी शनाख्त के तौर पे अगर नहीं भी पता हो कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू होने का मतलब क्या होता है, तो उनकी जो डेली प्रैक्टिसेस थी, उनके जो रिचुअल्स थे, उनकी जो कास्ट प्रैक्टिसेस थी, उससे एक सेंस तो था उनको कि मेरा क्या मज़हब है, मैं क्या करता हूँ। तो जब लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हिंदुज़म, उसकी अडॉप्शन हो गई। इसी तरह इंडिया का जो लफ्ज़ है एक जनरल सेंस था। मन्नू एस पिल्लाई ने बोला कि अलेक्जेंडर के टाइम भी किसी ने बोला था कि ये जो रिवर इंडस है और हिमालयाज़ हैं, यहाँ से बे ऑफ बंगाल तक एक इंडिया है। इसमें जब मैं बुक आगे पढ़ रहा था तो एक वाक़या ये भी आया था कि कुछ लोगों के रिलीजियस बिलीव्स थे कि अगर आप सिंध और बंगाल जाएंगे तो आप मज़हब खो देंगे, आप इम्प्योर हो जाएंगे, ये इम्प्योर लैंड हैं, ये होली लैंड्स नहीं हैं, यहाँ नहीं जाना चाहिए। हद तक कुछ जगहों पे तो ये भी बिलीव था कि आप पटना रिवर के उस पार मरेंगे तो आप इम्प्योर हो जाएंगे, आपको इस पार मरना है। तो जहाँ ये रिलीजियस बिलीव्स थे कि सिंध इम्प्योर है या बंगाल इम्प्योर है, वहाँ अब हिस्टोरिकली ये प्रोजेक्ट करना कि नहीं ये हमेशा से एक ही खित्ता था और सबको पता था ये इंडिया है एंड इट एग्जिस्टेड एज अ नेशन, ये भी झूठ है। और ये भी झूठ है कहना कि नहीं कोई इंडिया नहीं था, क्योंकि मॉडर्न कंसेप्शन ऑफ अ नेशन स्टेट हमारी जिस तरह से है कि एक बाउंड्रीज हो, एक रजिस्टर्ड हो, यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा हो, उस तरह तो मुल्क ही नहीं था। जी बिल्कुल, जो लोगों की टेरिटोरियल आइडेंटिटीज़ थी, रीजनल आइडेंटिटीज़ थी, वो लोगों के लिए ज़रूरी थी, उसके ऊपर वो जंगें भी कर रहे थे। बट एक जनरल सेंस भी था कि अच्छा यार हिंद, सिंध, इंड, ये जो सारी आइडेंटिटीज़ हैं ये भी चल रही थी। और फिर इंटरैक्शन के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है। तो अगर हम आर्ग्यू कर रहे हैं कि हिंदुज़म जो है वो रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी इमर्ज हो रही है, क्योंकि वो इमर्ज हो रही है इन ऑपोजिशन टू द क्रिश्चियन मिशनरी। ये भी बुक का कमाल है। इवन दो मन्नू एस पिल्लाई ने उसको उस लेंस से नहीं रिसर्च किया और देखा और लिखा, क्योंकि आप एक किताब में एक ही चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। तो उनका फोकस था हिंदुज़म या हिंदुत्व, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, रिलीजियस आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी का इमर्जेंस एज ऑपोजिशन टू क्रिश्चियन मिशनरीज। तो वहाँ किस तरह आइडेंटिटी फॉर्मेशन हुई, यही इस्लाम के साथ भी हुआ होगा। तो ये मैं नहीं कह रहा कि इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, और सारी की सारी हिंदू आइडेंटिटी जो है वो क्रिश्चियन मिशनरी से ऑपोजिशन में ही फॉर्म हुई है। बट दूसरी तरफ जो लोग आर्ग्यू करते हैं कि क्रिश्चियनिटी का कोई ताल्लुक़ नहीं,
इस्लाम और हिंदुज़म की जो कॉन्फ्लिक्ट है वही इंडिया की हिस्ट्री है और वहीं से हिंदू आइडेंटिटी इमर्ज हुई है। तो ये किताब आपको डिटेल में दिखा रहा है कि किस तरह हिंदुज़म, हिंदुत्व, उनके जो लीडिंग थॉट लीडर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो किस तरह क्रिश्चियन मिशनरीज़ के ऑपोजिशन में हिंदू आइडेंटिटी फॉर्म कर रहे हैं और उसके बारे में लिख रहे हैं। क्योंकि आजकल मैं काफ़ी कराची पे भी वीडियोस बना रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगी बिकॉज इट मेड मी ऑल्सो थिंक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द मुहाजिर आइडेंटिटी, कि भाई कहने को एक हिस्टोरिक एथनिक आइडेंटिटी नहीं है। अच्छा, सिंध है, आप कह सकते हैं भाई ये ख़त्ता था, ये उसकी तारीख़ थी, पंजाबी हैं वो भी उसी तरह से अपनी तारीख़, बलूचिस्तान है। जो मुहाजिर कम्युनिटी थी वो या तो मेमन थी या तो गुजराती थी, वो उर्दू स्पीकिंग भी नहीं है। तो उर्दू स्पीकिंग मुहाजिर, इसको एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी एक वक्त पर बनाया गया क्योंकि उसकी एक पॉलिटिकल नीड थी। तो उसमें जो डिफरेंसेस हैं वो पेपर ओवर करने पड़े कि भाई आप उर्दू स्पीकिंग, आप गुजराती स्पीकिंग, इधर यूपी लखनऊ, ये वाले फ़र्क नहीं आएंगे। मेमन कौन है, कहाँ से आए हो, सारे उर्दू स्पीकिंग हैं। बिहारी कौन है, आपकी ज़बान क्या है, आपका कल्चर क्या, नहीं, ये हम हैं, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। तो उसी तरह हिंदुज़म भी जो है वो क्रिश्चियन ऑपोजिशन के अगेंस्ट जो उनके अपने इंटरनल डिफरेंसेस थे, उन्होंने बोला अब ये भूल जाओ कि भाई तुम्हारा किस गॉड में बिलीफ है, तुम किस मूर्ति की पूजा करते हो, ये चीज़ें रेलेवेंट नहीं होती। क्योंकि इस वक्त जो है एक थ्रेट है, क्रिश्चियन मिशनरीज जो आ रहे हैं वो कन्वर्ट भी कर रहे हैं, फिर वो पॉलिटिकल पावर भी गेन कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पावर में भी आ रही है, कन्वर्ट भी कर रही है, मिशनरीज भी भेज रही है, तो एग्जिस्टेंशियल सा ही थ्रेट हो गया। मनु एस्पेलाई की एक अच्छी लाइन है इसमें, द मुगल्स टू स्नियर्ड एट हिंदुइज्म बट दे डिड नॉट पुश हिंदूज अवे फ्रॉम ऑफिस एंड रिस्पेक्ट। आगे तो जब क्रिश्चियन मिशनरीज एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनकर आए तो फिर ज़रूरत बनी कि भाई अब डिफ़ाइन करो कि हिंदुज़म क्या है और हिंदुओं को इकट्ठा करो। जिस तरह मनु एस्पेलाई आगे भी लिखते हैं कि दयनदना ऑल्सो हाईलाइटेड द काउज इमोशनल अपील फाउंडिंग द गुरुरक्षणी सप्ताह मेंबर्स ऑफ विच टर्न इनटू पब्लिक स्क्वेयर्स इनटू पल्पिट्स। मैंने अंग्रेज़ी में पढ़ा है, मैं आप लोगों को समझा भी देता हूँ कि भाई गाय भी जो है वो पूरे इंडिया में, पूरे खित्ते में एक रिस्पेक्टेड फिगर था, बट ऐसा नहीं था कि सब गायें पूज रहे थे। कई हिंदू थे जो गाय खाते भी थे, पर उसको एक सिंबल बनाना और सबको उसके अराउंड इकट्ठा करना और एक पॉलिटिकल मूवमेंट या एक एजिटेशन करना, उसके लिए गाय फिर एक इम्पॉर्टेंट सिंबल बन गया। तो जहाँ एक तरफ लोगों को क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा था, तो उस तरह ही लोगों को बोला गया कि भाई आप ठीक है, आप गाय वाय खाते हैं, आपको हम रीप्योरीफाई कर देंगे, या रीकन्वर्जन के और भी तरीके बनाए गए कि आप अगर कन्वर्ट हुए आपको रिकन्वर्ट कर दिया जाएगा, गुड ब्राह्मणिकल वैल्यू जो हैं उसमें आपको वापस लेकर आएंगे। बिकॉज देखें, ब्रिटिश के आने से इट बिकेम अ नंबर्स गेम ऑल्सो। सेंसस वाले जो मसले हैं वो पहले नहीं थे कि भाई कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, किसको कितनी रिसोर्सेज जाएंगी, ये वाले मसले पहले थे ही नहीं, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। इसमें एक अच्छी नुआंस दी मनु एस्पेलाई ने कि भाई डिफरेंसेस तो थे, मसले मसाइल भी होते थे, आपको हिस्टोरिक इंस्टेंसेस भी मिलेंगे जहाँ जंगें भी हुई हैं, लेकिन कम्युनलिज्म जो है वो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन की इन्वेंशन है। वो दोनों लेफ़्ट और राइट का दोनों जो बयानिया है कि राइट का बयानिया है कि हिंदू मुसलमान तो हमेशा से ही लड़ रहे थे, वो भी गलत है, और लेफ़्ट का जो बयानिया है कि हिंदू मुसलमान तो हमेशा ही झप्पी मार के बॉलीवुड मूवी में चल रहे थे, वो भी गलत है। डिफरेंसेस थे, कॉन्फ्लिक्ट भी हुई, को एग्जिस्टेंस भी है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस भी है, हिस्ट्री इज़ कॉम्प्लिकेटेड। कम्युनलिज्म जो है वो आया है एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। जब ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन हुई, सेंसस हुआ, काउंटिंग इम्पॉर्टेंट हुई, तो फिर जो एक हिंदू मेजॉरिटी का एक सेंस है कि हाँ हम मेजॉरिटी हैं और हमें एज अ मेजॉरिटी पावर मिलनी चाहिए या रिसोर्सेज मिलनी चाहिए, उसके लिए ये ज़रूरी हो गया डिफ़ाइन करना कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। उसके लिए पॉलिटिकल ज़रूरत थी कि जितने ज़्यादा लोग हिंदू हों उतनी ज़्यादा मेजॉरिटी होगी। अब इधर एक मसला ये आ जाता है कि जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं लोगों के, वो क्लैश कर जाते हैं विथ पॉलिटिकल गोल्स। अब आपको समझ में आ रही है कि मैं क्यों कह रहा हूँ जो शुरू की कहानी थी वो कितनी ज़रूरी थी। अब पॉलिटिकल गोल क्या है कि काउंटिंग में हम मेजॉरिटी हों, हम सबसे ज़्यादा हों। रिलीजियस बिलीफ्स में क्या हैं कि जो दलित्स हैं उधर कास्ट डिफरेंसेस हैं, वो साथ नहीं हो सकते। अब ये बुक में जाएंगे तो आप तारीख में देखेंगे कि इसके कितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, हद तक कि क्रिश्चियन मिशनरीज भी जब आए
और उन्होंने कोशिश की कन्वर्ट करने की और अपर कास्ट लोग नहीं कन्वर्ट हो रहे थे, तो उन्होंने बोला यू कैन कीप योर कास्ट डिफरेंसेस। चर्चेस भी इस तरह की एग्जाम्पल देते हैं वो, जहाँ कास्ट डिफरेंसेस थे कि लोअर कास्ट लोग अलग बैठते थे, अपर कास्ट लोग अलग बैठते थे, कि आप अपने कल्चर में अपने कास्ट के जो बिलीव्स हैं, जो रिचुअल्स हैं वो रखें, बट आप क्रिश्चियन बन जाएं। तो कास्ट जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लोगों के लिए बिलीव था। अब उसको क्लैश हो रहा था पॉलिटिकल गोल के साथ। तो बड़े जो लोग हैं उन्होंने हिस्टोरिकली इसको डिफरेंटली डील किया है। वो जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको सबके बारे में डिटेल्स पता चलेंगे। यही यहाँ मसला पैदा हो जाता है ना कि बच्चे हिंदू क्या है, हिंदुज़म है क्या, वो कभी पहले ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। बुक पढ़ें तो आपको पता चलता है कि जब बुद्धिज़्म से इंटरेक्शन हुआ तो एक सेंस तो हो गया कि अच्छा यार ये कुछ अलग है और हम जो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं वो कुछ अलग है। फिर इस्लाम से हुआ तो अच्छा यार ये कुछ अलग है और बाकी सारे जो हैं कुछ अलग हैं, बट वो अलग है क्या उसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो नेटिव लूथर चैप्टर में जो राजा राम मोहन रॉय हैं उनका जब एग्जाम्पल देते हैं मन्नू एस पिल्लाई, तो वो एक रिफॉर्मर थे। उन्होंने कोशिश की कि भाई मज़हब को इस तरह से रिफॉर्म किया जाए। वो खुद जो हैं वो इतने कोई डिवाउट हिंदू नहीं थे या उनके कोई रिलीजियस बिलीफ्स इतने फंडामेंटल नहीं थे। उन्होंने हिंदू को एक एज अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी देखा और उन्होंने बोला इसके थ्रू हम एक पॉलिटिकल मूवमेंट चला सकते हैं। ये आपको तारीख में और भी मिसालें मिलेंगी कि जिस तरह थियोडोर हर्ट्ज़ल हैं। आजकल इज़राइल का जब जिक्र हो रहा होता है तो मज़हब उसके फ्रंट एंड सेंटर होता है। थियोडोर हर्ट्ज़ल जूइश स्टेट जिन्होंने लिखी, उनकी राइटिंग्स आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं पॉलिटिकल कंसिडरेशन है कि इज़राइल कहाँ बनेगा। ये भी कहा जाता है कि जो इनिशियल जूइश ज़ायनिस्ट थे उनमें से कई लोग एथियस्ट थे, वो वाकई जूइश नहीं थे, रैबाइज़ ने अपोज भी किया था। थियोडोर हर्ट्ज़ल कहते हैं कि भाई कहाँ बनेगा, वो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं, इसीलिए नाइजीरिया भी कंसिडर हो रहा था, अर्जेंटीना भी कंसिडर हो रहा था। बट जब फ़लस्तीन में बन गया तो फिर एक रेट्रोस्पेक्टिवली उसको पूरी हिस्ट्री दे दी गई कि यही होली लैंड था, यहीं बनना था, हमें वादा था, मजहबी तौर पर वादा था। फिर जहाँ इंटरनल क्रिटिसिज्म का जिक्र है, अम्बेडकर का इतना ज़्यादा जिक्र नहीं आता क्योंकि मन्नू एस पिल्लाई कहते हैं कि जो उनके जो प्रीकर्सर थे फूले, उसको उन्होंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो उसमें फिर आप बुक जाकर पढ़ें, हमने पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया कि जो इंटरनल क्रिटिसिज्म है कि हिंदू बिलीफ्स, हिंदू प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, कास्ट, इसके जो मसले मसाइल हैं, उसकी जो इंटरनल इनकन्सिस्टेंसीज़ हैं वो विद इन द कल्चर, फूले ने उसको क्रिटिसाइज़ किया, जिसकी वजह से उनको बोला भी गया कि भाई आप तो लगता है क्रिश्चियन मिशनरीज़ के साइड पर हैं। पर उन्होंने कास्ट को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया। मन्नू एस पिल्लाई ने एक पॉडकास्ट में अच्छी बात की थी कि इंडिया में you don't cast your vote, you vote your caste. Different sects coalesce and come together into what we now call Hinduism. So it's really more of a cultural fabric. It's really more of a framework. That shared framework in many ways is what we now condense under the term Hinduism, as opposed to a core set of beliefs or a core set of texts or a core set of practices. Practices vary widely, texts also vary widely, though there is in some vague kind of echo of the Abrahamic system. Most Hindu traditions do acknowledge the Vedas as supreme, but their direct relevance to the Vedas is very, very limited. It's like one of those things where you say that, the Vedas matter, but we don't necessarily know what is in it. It's there, we recognize it as the gold standard, and that sort of holds a lot of these traditions together. So it's a much more loose, much more fluid kind of system that existed. जाने की बाखली भी जब आई थी पॉडकास्ट पर इधर ही, तो हमने उनके साथ सावरकर काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। इस बुक में जिस तरह गेम ऑफ थ्रोन्स के एंड पे आर्या देख रही होती है व्हाट इज़ वेस्ट ऑफ वेस्टेरोस, उस तरह सावरकर का एक प्रोलॉग सा आता है, एक चैप्टर सा आता है जो आपको बताता है कि अच्छा यार यहाँ से फिर अब एक और तारीख शुरू होगी। जिन लोगों को वो तारीख पता है उनको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ हिंट कर रहे हैं और क्या वजह है इधर ख़त्म करने की। तो सावरकर की मेरी नज़र में एक ब्रिलियंस ये है कि उन्होंने ये मसला जड़ से ही काट दिया। जो जिन्होंने उनकी रिकमेंडेशन भी लिखी थी, तिलक जिनका ज़्यादा जिक्र है किताब के अंदर, उनको ये मसले मसाइल आ रहे थे कि उनको पता था कि हमें अपनी पॉलिटिकल गोल्स अचीव करने के लिए कास्ट को अभी फोकस नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट उन्होंने तो उस वक्त जो मुसलमान हेट्रेड भी थी उसको भी कम किया, क्योंकि उन्होंने बोला ये ब्रिटिश को हटाना अभी ज़्यादा ज़रूरी है, तो अभी ज़रा मुसलमानों को भी थोड़ा अपील करना चाहिए। तो मन्नू एस पिल्लाई आर्ग्यू करते हैं कि उस टाइम सावरकर का भी जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट है या हेट्रेड है मेरी नज़र में, वो भी थोड़ा कम हो गया, क्योंकि उस वक्त पॉलिटिकली एक्सपीडियंट था मुसलमानों को भी अपनी साइड पे करना अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो तिलक स्ट्रगल कर रहे थे कि भाई कास्ट बिलीफ्स जो हैं वो रहें, लेकिन हिंदू आइडेंटिटी जो है वो कलेक्टिव हो, ये हमारे साथ भी हों। सावरकर डिड अवे विद एवरीथिंग। सेड कास्ट बुरा है, जो कास्ट डिफरेंसेस हमने बनाए हुए हैं, कास्ट हायरार्की हमने बनाई हुई है, खुलकर उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि उनके लिए वो जो हिंदू आइडेंटिटी है वो ज़्यादा ज़रूरी थी। और उन्होंने
ये जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे हिस्टोरिकली टू सिंथेसाइज द टू, उन्होंने वो तोड़ ही दिया और उन्होंने क्लियर स्टांस ले लिया कि कास्ट वास्ट की कोई जगह नहीं है। जहाँ सावरकर ने मेंटल जिम्नास्टिक्स किए वो ये थे कि एक आर्ग्यू करना कि हमेशा से एक खित्ता था, मैंने अभी थोड़ा बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आप ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स हैं वो शायद नहीं चाहते थे कि ये पूरा का पूरा एक मुल्क हो, एक खित्ता हो, लेकिन सावरकर ने तारीख़ को थोड़ा रिडक्शनिस्ट सिंपलिस्टिक तरीके से, जो शुरू में भी कह रहा था कि भाई ये पूरा हमेशा से एक खित्ता था, फिर ये लोग इन्वेडर आए, ये लोग आउटसाइडर्स हैं और हम लोग विक्टिम्स हैं, और अब हम लोगों ने पूरा का पूरा खित्ता वापस लेना है जो एक ग्लोरियस सा हमारा पास था। वहाँ बहुत ज़्यादा मेंटल जिम्नास्टिक्स किए हैं उन्होंने। कास्ट के इशू पे उन्होंने क्लियर पोजीशन ली ताकि उनको मेंटल जिम्नास्टिक्स ना करने पड़े। लाइक आई सेड, हिस्टोरिकल फिगर्स आर कॉम्प्लिकेटेड, हिस्ट्री इज़ कॉम्प्लिकेटेड। एक जगह जब आप किसी की तारीफ़ करेंगे तो बहुत बड़े प्रोग्रेसिव बात कर रहे हैं, वो शायद दूसरी चीज़ में बिल्कुल ही रिग्रेसिव बात करें। तो ऐसी किताबें पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि हाउ हिस्ट्री प्लेज आउट आपको पता चलता है, ताकि आप और चीज़ों को भी समझने की कोशिश करें। आई वुड लव किसी दिन कोई ये इंटरेक्शन करे कि भाई हिंदू मुस्लिम आइडेंटिटीज़ भी एक दूसरे के इंटरेक्शन के साथ किस तरह से सब कॉन्टिनेंट में मर्ज हुई हैं, और अब जो हो रहा है प्रेजेंट हिस्ट्री, अगेन हिस्ट्री का इस्तेमाल हो रहा है। अब औरंगज़ेब विलन नंबर 1 बन चुके हैं, तो एक परसेप्शन है कि भाई इन्होंने तो कई 100 टेम्पल्स तोड़े होंगे, जबकि एक्चुअल फिगर डबल डिजिट्स में है। तो जो अब हिस्ट्री उनके बारे में बताई जा रही है, नॉट टू डिफेंड जो उन्होंने गलत काम किए, वो एक मकसद के लिए बताई जा रही है कि आज के जो पॉलिटिकल गोल्स हैं वो औरंगज़ेब को विलनाइज करके अचीव किए जाएं। तो इसी तरह सती है, जिस तरह उस पर भी हमने पॉडकास्ट में डिटेल में डिस्कस किया, किताब में भी है, कि इन्फ्लेटेड फिगर्स ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ने वापस भेजे ताकि ये दिखा कर के देखें इंडिया में कितनी ज़्यादा सती हो रही है। जिन खित्तों में डबल डिजिट फिगर्स भी थे वहाँ हंड्रेड्स में दिखाए। मनु एसप्लाई कहते हैं बंगाल एरिया में ज़्यादा था। अब अगर कुछ लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि भाई सती आई इस वजह से, कुछ इस्लामिक इन्वेडर्स थे वो भी इल्ज़ाम उधर डाल रहे हैं, तो बंगाल में सबसे ज़्यादा था इन्वेजन, तो इधर इस साइड वेस्टर्न बॉर्डर पर हो रही थी। खैर, तो वो सती के नंबर्स इन्फ्लेट किए इस मकसद से कि भाई फंडिंग हासिल की जा सके, कि भाई मिशनरीज़ भेजो, ये जानवर लोग हैं, ये कर रहे हैं, देखो कितने बुरे लोग हैं, इसीलिए हमें पैसा दो ताकि हम जाकर इनको अच्छे क्रिश्चियंस बनाएं। तो ये तारीख़ को किस तरह से मोल्ड किया जाता है और पॉलिटिकल एंड्स के लिए चीज़ों को उस तरह से दिखाया जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये उस वक्त भी हो रहा था। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हाउ इंटरकनेक्टेड ऑल ऑफ हिस्ट्री इज़, कि भाई प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स की जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसका कितना डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर हो रहा है, यहाँ पे आइडेंटिटी फॉर्मेशन के ऊपर हो रहा है, इंडिया की हिस्ट्री उससे बदल जाती है। तो रिलीजियस आइडेंटिटीज़, पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज़, एथनिक आइडेंटिटीज़, ये किस तरह से फॉर्म होती है। अगर मैंने आपको महाजर एग्जाम्पल दिया है, तो सिंधी आइडेंटिटी भी जो है, सिंधी आइडेंटिटी तो बहुत हिस्टोरिक है और वो थोड़ी ऑल इनकम्पसिंग भी है कि बलोच लोग आ गए, वो बलोच बोलते हैं, वो भी सिंधी हैं, पंजाबी लोग आ गए, वो पंजाबी बोलते हैं, वो भी सिंधी हैं। उस तरह से उसको डिफ़ाइन करने की या एक्सक्लूजनरी तौर पे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी कभी। कुछ लोग आते थे, रहते थे, इंडस वैली बहुत बड़ा था, फिर सिंध हो गया, एम्पायर चल रहे हैं। बट पोस्ट 1947 जब स्टेट के साथ इंटरेक्शन हुआ, तो क्योंकि स्टेट ने रिप्रेस करने की कोशिश की, कराची को अलग किया, तो फिर एक सिंधी नेशनलिज्म जन्म लिया कि भाई एक सिंधी आइडेंटिटी हमें ज़्यादा, इस सिंधी लैंग्वेज के ऊपर हमला हो रहा है तो सिंधी लैंग्वेज को रोकना है। तो वो जो पॉलिटिकल मनूवरिंग या पॉलिटिकल चीज़ों की वजह से एथनिक आइडेंटिटीज़, रिलीजियस आइडेंटिटीज़ डेवलप होती हैं। आई थिंक दिस बुक डज अ स्टेलर जॉब एट गोइंग थ्रू हिस्ट्री। उर्दू में आ जाता हूँ, वो वीडियो बनाई मैं उन लोगों के लिए रहा हूँ कि किस तरह से हिंदू की आइडेंटिटी फॉर्मेशन हुई, और फिर हिंदुत्व के जो रूट्स हैं वो आपको दिखा देते हैं कि यार एवेंजर्स मूवी के एंड पे के थैनोस आएगा, उस तरह आपको एक स्पॉइलर एंड में दे देते हैं कि भाई अगली मूवी में ये होने वाला है, या किसी मार्वल की मूवी के एंड पे कैप्टन अमेरिका आ जाए, उस तरह सावरकर का जो चैप्टर है, वो चैप्टर भी नहीं है, ऐसे है, वो आपको दे देता है। आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीबडी रीडिंग द बुक, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीबडी रीडिंग हिस्ट्री इन जनरल, क्योंकि आप हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। मेरा ये फील्ड ऑफ स्टडी नहीं है, मैं इतनी ज़्यादा इंडियन हिस्ट्री या हिंदू हिस्ट्री नहीं पढ़ता, लेकिन मुझे भी पढ़कर और चीज़ों को देखने का जाविया और चीज़ों को समझने का जाविया, एक पर्सपेक्टिव के हाउ इन ऑपोजिशन टू समथिंग आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है।
तो आपकी नॉलेज में इजाफा ही होता है। प्लीज़ हिस्ट्री पढ़ते रहें और TPE बुक क्लब देखते रहें। थैंक यू। There are the emergence of what I call the path to what would become Hindutva, a political assertion and flexing of muscle by Hindus faced by the missionary and trying to figure out how is it that we deal with this. Because now it is the British man in power, it is the white man ruling the country, the princely states are all collapsing and being annexed in this period before 1857. The missionary is very visible in the streets. English, now to get a good job and to move ahead in life, you need to know the English language. So there's also a feeling that they're being deracinated. So there's a siege mentality that's emerging among a lot of these Hindu intellectuals, and they're responding to it in various ways, which ultimately culminates. I mean, one culmination is Hindutva.